हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल देवनीता 17। फ्रेंड्स, आज मैं करेंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ और करेंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को एक मंथली मैगज़ीन हर हाल में करना चाहिए। चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों या किसी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, आपके पास एक मंथली मैगज़ीन होना ही चाहिए। तो मैं अपने लिए प्रेफर करती थी प्रतियोगिता दर्पण और मैं आगे की तैयारी के लिए भी यही प्रेफर करती हूँ, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। और जैसा कि आप लोगों ने अपने मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया था कि करंट की तैयारी करवाऊँ आप लोगों के लिए, तो आज मैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप लोग देख लें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर करंट करना चाहते हैं इस तरीके से तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे इसे कीजिएगा, क्योंकि करेंट का प्रिपरेशन ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि ये वन डे या वन नाइट का प्रिपरेशन नहीं होता कि एग्ज़ाम पास आ गए तो हम इसको करना शुरू करते हैं और फिर हो जाएगा। इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे या तो डे टू डे या मंथली मैगज़ीन से आपको हमेशा करेंट करते रहना होगा। तो आज फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतियोगिता दर्पण, और प्रतियोगिता दर्पण का मैंने सितंबर का मैगज़ीन लिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके आगे भी चलेंगे और इसके प्रीवियस वाले भी फिर हम कवर करेंगे। तो पूरा प्रतियोगिता दर्पण हम एक दिन में नहीं करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सितंबर 2021 यानी कि सितंबर 2021 का प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन लिया है। अब सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग देखेंगे कि ये मैगज़ीन इतनी मोटी है, हमें इतना सब कुछ पढ़ना है करंट के लिए। वो देख के ही बहुत लोग इस मैगज़ीन को पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं या कोई भी मंथली मैगज़ीन पढ़ना शुरू नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, करंट के लिए बहुत कम ही इसमें होते हैं, बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब दिए होते हैं, कुछ निबंध वगैरह होते हैं, तो वो सब करंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं करंट के टॉपिक्स में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोग बुक्स खोलते हैं। ये खोलते के साथ हमारा ये इंडेक्स आ जाता है। इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय घटनाक्रम हमें पढ़ना है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है, आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य पढ़ना है, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेलकूद, और चूंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक हुआ है तो उससे रिलेटेड ये जो सारा न्यूज़ है ये भी हमें कवर करना है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रोजगार समाचार। इतना अगर हम कर लेते हैं तो ये काफ़ी है हमारे करंट कंटेंट के लिए। हर मंथ का सिर्फ हमें इतना ही करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम को करेंगे। जो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, आज हम उसे करेंगे और इसका सारा करंट हमें याद होना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है और क्या आ सकता है उससे रिलेटेड। चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडलीय समितियों में फेरबदल किया गया है। अब देखिए, मंत्रिमंडलीय समिति 8 तरह के होते हैं, तो सारे के सारे 8 समितियों में फेरबदल किया गया है, यानी कि उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों के सूची में फेरबदल किया गया है। अब आपको ये याद रखना है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो 8 तरह की ये समितियां बनी हैं, उसमें 6 समिति में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो स्वयं ही अध्यक्ष पद पे आसीन रहे हैं। सिर्फ 2 समितियां ऐसी हैं जो हमारी, एक समिति है आवास पर मंत्रिमंडल समिति। आवास पर जो मंत्रिमंडल समिति है, इसके अध्यक्ष बने हैं श्री अमित शाह जी, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। तो हमें ये याद कर लेना है कि जो आवास पर मंत्रिमंडल समिति है उसके अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, जो कि गृह मंत्री हैं। तो आप गृह और आवास को आप एक तरीके से आप कोऑर्डिनेट करके उसको याद रख सकते हो। दूसरा जो समिति है वो है संसदीय मामलों पर समिति। संसदीय मामलों पर जो समिति है
उनके जो अध्यक्ष हैं वो श्री राजनाथ सिंह हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं। अभी भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, वो ही संसदीय मामलों पर जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं। बाकी जो नंबर 1 आप देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद हमारा है आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, इसके अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, ये आपको याद रखना है। बाकी अन्य आर्थिक मामलों, इसके भी श्री नरेंद्र मोदी। संसदीय मामलों के, ये आपको मैंने बताया कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह संसदीय मामले के हैं। बाकी राजनीतिक मामलों पर समिति श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अन्य जो भी समितियां हैं, सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति नरेंद्र मोदी, निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडल समिति, इसके भी नरेंद्र मोदी, और रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडल समिति, इसके भी अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेंज हुए थे। जो नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने हैं वो देखिए पुष्कर सिंह धामी। अब उसके पश्चात क्या हुआ है कि कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। कर्नाटक के पूरे मुख्यमंत्री कौन थे? BS येदियुरप्पा। ये देखिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा थे, जिनके स्थान पर अब नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? बसवराज बोम्मई। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये आप याद कर लें। चलिए अब उसके साथ ही अब कर्नाटक की बात हो रही है, तो उसमें दिया है और हमें याद भी होना चाहिए कि जहाँ के मुख्यमंत्री हम याद कर रहे हैं वहाँ के राज्यपाल के नाम भी हमें याद होना चाहिए। तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, ये हमें याद होना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। उसी तरीके से जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बने हैं वो 23वें मुख्यमंत्री। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लेता है तो हमें याद होना चाहिए कि वो 23वें मुख्यमंत्री है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना कैसे है। ये जो पूरा हमारा कंटेंट होता है ये सारा हमें याद करना नहीं होता है, इसमें से जो चंद लाइनें होती हैं, चंद चीज़ें होती हैं, हमें वही ध्यान रखने होते हैं। तो आप तरीका देखिए कि आपको क्या याद करना है और कहाँ अंडरलाइन करना है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो चुका है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में अभी तक विधान परिषद नहीं है, वहाँ विधान परिषद के गठन की बात चल रही है जिसका विधानसभा में पारित हो चुका है। अब लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से उसको पास होना जरूरी है और उसके लिए वो आगे बढ़ चुका है। अब देखिए अभी वर्तमान में क्या है कि भारत में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी अस्तित्व में है। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद नहीं है, या भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, और आपको कोई भी 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो देखिए भारत में 6 ही राज्य हैं जिनमें क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना व कर्नाटका। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटका, ये 6 राज्य हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। इसको आप एकदम मतलब कह सकते हैं ऑन द टिप्स आपको ये याद होना चाहिए। अगर बंगाल में ये पारित हो जाता है तो बंगाल देश का 7वां राज्य बनेगा जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी अस्तित्व में आ जाएगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? स्वदेश में विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। अब DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब DRDO का आप हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स होता क्या ना, जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन सब के हेडक्वार्टर्स आप जब भी पढ़ें गूगल पे सर्च कर लें या उसको टिक आउट कर लें, वो सब आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आया करते हैं और ये सब एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है। जो बैंकिंग से लेकर के और जितने भी स्टेट PCS या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पेपर्स होते हैं, हर तरह के एग्ज़ाम में ये सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड। अब देखिए क्या हुआ है कि भारत में MP-80GM मिसाइल का न्यूनतम रेंज के लिए सफल परीक्षण हुआ है, जो कि सफल हो चुका है। इसका परीक्षण किया गया और वो सफल हुआ है। तो ये क्या है कि मैन
पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि स्वदेश में ऐसी कौन सी न्यूनतम रेंज की मिसाइल विकसित की गई है हाल में या 2021 में, तो क्या नाम है उसका, MPATGM, जो किसके द्वारा विकसित की गई है, DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा ये विकसित की गई है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है। अब देखिए ये जो ATGM बना है, इसकी बात इजराइल से लेने की पहले थी। भारत पहले इजराइल से लेना चाहता था, उनसे सौदा भी हो चुका था, बातचीत हो चुकी थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया ये बोल के कि इसे हम अपने स्वदेश में ही इसको विकसित करेंगे। तो पहले इसकी बात इजराइल से थी खरीदने की। अब देखिए सतह से आकाश में मार करने वाले आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, तो एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है, आकाश NG, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं आकाश न्यू जनरेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे कि वो हो गया हमारा MPATGM मिसाइल, जो कि क्या है, न्यूनतम रेंज मिसाइल है, और ये क्या है, सतह से आकाश में मार करने वाले आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है। ये भी DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया है। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, ओडिशा के तट पर से किया गया है। ये याद कर लें कि ओडिशा के तट से ये किया गया है और ये DRDO के द्वारा किया गया है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी जो बात है वो कही है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय, पहले देखिए सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में काफ़ी पहले से कहता आ रहा है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, और अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपना राय दिया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हम देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं और इस तरह की अगर कोई संहिता लागू हो जाती है तो फिर वो न्यायालय के लिए भी और आम लोगों के लिए भी आसान हो जाता है काम करना, खासकर जब शादी, विवाह, तलाक या जब उत्तराधिकार की बात आती है, तो उस मामले में अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून अभी भारत में प्रचलन में हैं, जो थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। इस वजह से अब सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ये बात कही है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया। अब आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर 2019 में पहले 2019 से पहले ये एक राज्य था और 2019 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जो 2 भागों में बना, जम्मू प्रदेश केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब उस वजह से क्या हुआ कि वहाँ के हाई कोर्ट को पहले बुलाया जाता था केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय, जो कि बहुत ही लंबा था और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसका नाम बदल करके अब इसका क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो जम्मू कश्मीर का नया जो न्यायालय का नाम है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। अब देखिए क्या होता है ना कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हल्के हल्के अंदर से ही जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो दे दिए जाते हैं। उसमें से हो सकता है कि एक ऑप्शन ये भी होगी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय, जो कि पुराना नाम है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि हमारे देश में अभी उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। ये हमें याद होना चाहिए कि हमारे देश में, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, जिसमें सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ का है, कलकत्ता का है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2 जुलाई 1862 यानी कि 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी, जो हमारे देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है वो हमारे देश का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है।
अब चलिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। अब देखिए, इसकी बात तो काफ़ी पहले से चल रही थी, 2019 से ही इसका ये ऊपर चर्चा शुरू हो गया था कि पूरे देश में फसलों का उचित प्रबंधन और विकास के उद्देश्य से जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल को पारित किया जाए, जो कि अब संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। तो अब देखिए, इसे जल्द ही इसका विधेयक पारित हो जाएगा और फिर ये जो चलन में आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक। अब नया जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन। भारत में होम्योपैथी की चिकित्सा के लिए जो है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग, इसका अभी हाल में गठन किया गया है। हालांकि इस तरह की संस्था पहले भी काम कर रही थी, लेकिन उसका नाम पहले क्या था? पहले उसका नाम था होम्योपैथी केंद्रीय परिषद, यानी होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल, जिसका नया नाम अभी कर दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो इसका नया नाम क्या है? राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर अनिल खुराना। ये देखिए, डॉक्टर अनिल खुराना को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में देखिएगा, आपको मिल ही जाएंगे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग बनाया गया है, उनके अध्यक्ष कौन है? तो उनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनिल खुराना। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है यूनेस्को के लिए। तो जो हमारे भारत का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अभी हाल ही में यूनेस्को की 44वीं बैठक हुई थी, जो चीन की अध्यक्षता में करवाई गई थी। उसमें काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर याद रखिए फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही हॉट टॉपिक होता है और इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन से जो स्थल हैं वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में रखे गए हैं। तो कौन से रखे गए हैं? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा जो कि तेलंगाना से है और ये गुजरात से है। धौलावीरा गुजरात में है। इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। और अब भारत के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी संख्या हो गई है? 40 हो गई है। अब देखिए आप, यूनेस्को में जो विश्व धरोहरें हैं वो 3 श्रेणियों में रहती है। एक सांस्कृतिक होती है, एक प्राकृतिक विरासत होती है और एक मिश्रित विरासत होती है। तो ये 3 श्रेणियाँ वैसे तो पूछते बहुत कम हैं, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये बेहतर है कि 3 तरह की श्रेणियां हैं जो विश्व धरोहरों को रखा जाता है यूनेस्को में। उसमें एक सांस्कृतिक विरासत है, एक प्राकृतिक विरासत है और एक मिश्रित विरासत है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अभी भारत में हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बुलाया जाता था, अब उसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो देश का सर्वोच्च खेल यानी कि स्पोर्ट्स में देने वाला पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार है तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें जो राशि है वो 25 लाख रुपए दी जाती है। 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अब मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 29 अगस्त को हुआ था, जिस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हुआ। अब हम कल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम करेंगे। सितंबर माह का 2021 के पीडी से यानी कि प्रतियोगिता दर्पण से कल हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे और उसको याद करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, खासकर जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उसके एक एक क्वेश्चन आप लोगों को याद करवा दूँ। आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करूँगी और उसके आंसर्स भी आपसे लूँगी।
तो ये सब मेरा जो है वो काम है। आप लोगों को करंट के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा। अब मैं पूरी तरीके से इसकी तैयारी आप लोगों को करवा दूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारा नेशनल पूरा ख़त्म हो गया है। कल हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप लोग इसे याद कर लें। हो सकता है कल मैं क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछूं, तो आप लोग प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लेंगे। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें करंट के क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे, अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए तरीके से याद कर लिया। ज़रूरी नहीं है आप प्रतियोगिता दर्पण ही करें, आप कोई भी मंथली मैगज़ीन करें, लेकिन जिस तरीके से सेलेक्ट करके आपको याद करना है, अगर आपने वैसे याद कर लिया तो यकीन करें कि आपका एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन करंट का नहीं छूटेगा और आप 100% सेलेक्टेड होंगे।